हाँ जी बेटा, वेलकम। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ इंटरेस्टिंग फिजिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज होती है, कितनी तरह की कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है और इस कंसेप्ट को हम कैसे आगे अप्लाई करेंगे। कुछ नई टर्म्स हम यहां पे पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा किसी कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करना चाहते हैं तो कैसे करें। ऑलरेडी हम फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का। तो अभी तक सिर्फ पॉइंट चार्ज के केस में हमने फॉर्मूला डिस्कस किया विच वाज E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। तो सबसे पहले व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हमने देखा, हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस कितनी तरह के हो सकते हैं? बहुत तरह के हो सकते हैं। वैसे तो चार्जेस के फंडामेंटल दो टाइप्स है। मेरा कहने का मतलब है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक हमने पढ़ा सिर्फ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के सिवाय चार्ज किसी लाइन पे भी तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, किसी एरिया पे भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है और किसी वॉल्यूम के अलोंग भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। सच अ डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रिमेंबर, अभी हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इट शुड बी यूनिफॉर्म, मतलब अगर ये इस लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो यूनिफॉर्मली। अगर यहां पे 1 सेंटीमीटर देखूंगा, इस 1 सेंटीमीटर पे जितना चार्ज है अगले 1 सेंटीमीटर पे भी उतना है, अगले 1 सेंटीमीटर पे भी उतना है, अगले 1 सेंटीमीटर, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गई यूनिफॉर्म। तो देखते हैं जरा कितनी तरह की ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। सबसे पहली लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो किसी लाइन के अलोंग, जैसा मैंने यहां डायग्राम में डिपिक्ट किया है, एक चार्ज Q एक लाइन जिसकी लेंथ है L उसके अलोंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग अ लेंथ L। तो यहां पे चार्ज के बारे में जब आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है तो इंफॉर्मेशन बजाय इस तरह से कि आपको बताया जाए टोटल चार्ज कितना है, इसकी बजाय ये इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए एक और टर्म यूज की जाती है जिसे हम बोलते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी। चार्ज की डेंसिटी, बट लाइन चार्ज या लीनियर चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज लाइन चार्ज डेंसिटी? दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। लाइन चार्ज डेंसिटी इज जस्ट चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर मीटर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, या पर सेंटीमीटर या पर मिलीमीटर या पर इंच। बट ऐसा यूनिट लेंगे तो वो तो मीटर है लेंथ की। तो पर मीटर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसे हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। व्हाट शुड लैम्डा बी इक्वल टू? कॉमन सेंस की बात है, टोटल चार्ज है Q, लेंथ है L, तो लैम्डा शुड बी इक्वल टू Q अपॉन L। सो व्हाट इज लाइन चार्ज डेंसिटी? लाइन चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इज Q बाय L। इसकी ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए? यहीं से आप देख सकते हैं 1 कूलम अपॉन 1 मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ लैम्डा इज 1 कूलम पर मीटर। सपोज मैं आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन देता हूं, किसी लाइन के अलोंग कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उस चार्ज की जो लाइन चार्ज डेंसिटी है उसके बारे में आपको चार्ज की इंफॉर्मेशन लाइन चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में दी जाएगी और ये कहा जाएगा यहां पे कितना चार्ज लॉन्च किया हमने इस लाइन पे, दैट इज लैम्डा कूलम पर मीटर। लैम्डा कूलम पर मीटर। अब आपसे पूछा जाएगा टोटल चार्ज कितना, तो आप पूछोगे सर लेंथ कितनी है। मान लीजिए मैंने लेंथ कह दी 10 मीटर, तो अगर डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर तो टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? लैम्डा इंटू लेंथ। लैम्डा कूलम है पर मीटर, लैम्डा कूलम चार्ज है पर मीटर, तो 10 मीटर में कितना होना चाहिए? 10 लैम्डा होना चाहिए। अगर मैं बोलूं 5 मीटर है लेंथ तो कितना टोटल चार्ज हो जाएगा? 5 लैम्डा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आपको लाइन चार्ज डेंसिटी की वैल्यू दे दूं और टोटल लेंथ दे दूं तो इनडायरेक्टली मैंने आपको टोटल चार्ज की वैल्यू दे दी। गॉट इट? सो टोटल चार्ज Q कितना होना चाहिए? लैम्डा इंटू L। गॉट इट? अगर इस पूरे चार्ज को मैं छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स में इस लाइन को तोड़ूं, मान लीजिए ये एक लेंथ एलिमेंट है जिसकी लेंथ है dl, तो इसके ऊपर जो छोटा सा चार्ज होना चाहिए dq, वो कितना होना चाहिए? दैट शुड बी लैम्डा इंटू dl। दैट शुड बी इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। हां, अब इस dq को पॉइंट चार्ज मान सकते हैं और अक्सर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी पूरे चार्ज को छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ने की, क्योंकि अभी तक जितने फॉर्मूले हमने पढ़े हैं वो लाइन चार्जेस को पॉइंट चार्जेस को लेकर बनाए गए हैं। तो अगर चार्ज लाइन के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लीजिए इसी चार्ज की वजह से
इस लाइन चार्ज की वजह से आप किसी पॉइंट पे फील्ड डिटरमिन करना चाहते हैं, लेट अस से एट दिस पॉइंट P, तो हमारे पास अभी तक जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, मान लीजिए डिस्टेंस है R, तो वो फॉर्मूला क्या है, इसे मैं लिख सकता हूं DE क्या होना चाहिए, K इंटू डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, K इंटू डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, यही होना चाहिए। अब डी क्यू क्या है, डी क्यू को मैं लिख सकता हूं लैम्डा इंटू DL, और बाद में हम क्या करेंगे, उसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल सकती है। हालांकि इसमें एक प्रैक्टिकल चैलेंज रहेगा, जब भी आप इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करते हैं तो आप विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल करते हैं। अगर यहां पे मैं dq की जगह वैल्यू पुट कर दूं dl, तो यही एक्सप्रेशन आ जाएगी k लैम्डा dl अपॉन आर स्क्वायर, तो एक वेरिएबल तो हो गया dl। अब देखिए अलग अलग, ऐसा ही एक लेंथ एलिमेंट यहां पे भी होगा, क्या उसके लिए r की वैल्यू सेम है, नो, अलग है, इसके लिए r कुछ अलग होगा, इसके लिए r कुछ अलग होगा। तो dl तो वेरिएबल है ही है, साथ ही साथ r भी वेरिएबल है, तो यहां पे मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, तो इसकी वजह से डायरेक्टली हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। फिर भी हम डिटरमिन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सारे वेरिएबल्स को रिड्यूस कर दें किसी सिंगल वेरिएबल में, तो हम इसके आगे बढ़ सकते हैं। बट एनीवे अभी फिलहाल बेसिक कंसेप्ट तक ही रुकते हैं, फिर मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा कैसे इस कंसेप्ट को हम अप्लाई करेंगे। फिलहाल लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ आ गया, लाइन चार्ज डेंसिटी आपको समझ आ गया। हाँ, इस लाइन चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे फील्ड ढूंढना हो तो आप इसे छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़िए। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट के चार्ज को अब आप पॉइंट चार्ज मान सकते हैं इस डी क्यू को, और पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला आपके पास है के क्यू बाय आर स्क्वायर। बाद में अगर हम उसको इंटीग्रेट कर पाए, मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस करके अगर हम इंटीग्रेट कर पाए तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जानी चाहिए इस लाइन चार्ज की वजह से। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वो है एरियल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। When charge is distributed uniformly along a surface, for example, मेरे पास यहां पे एक एरिया है A, इसके ऊपर टोटल चार्ज Q हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये यहां पे अब नया कंसेप्ट आएगा। इस चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन आपको इस तरह से दी जा सकती है, टोटल चार्ज देने की जगह आपको यह कहा जा सकता है कि एरियल चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दी जा सकती है। जैसे यहां पे लाइन चार्ज डेंसिटी थी, यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा। किससे? सिग्मा। हाँ, सिग्मा साइंस क्लासेस वाले वो सोच रहे होंगे हम तो अपने लोगों में ये वाला सिग्मा यूज करते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में कैपिटल अल्फाबेट्स और स्मॉल अल्फाबेट्स हैं, सिमिलरली ग्रीक लैंग्वेज में भी कैपिटल अल्फाबेट्स भी थे और स्मॉल भी थे। तो कैपिटल सिग्मा को हम इससे डिनोट करते हैं, स्मॉल सिग्मा को, तो यहां पे हम यूज करते हैं स्मॉल सिग्मा। व्हाट शुड इट बी इक्वल टू? इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। जैसे यहां मैंने लिखा चार्ज पर यूनिट लेंथ, सो इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो मैथमेटिकली सिग्मा क्या होना चाहिए? चार्ज अपॉन एरिया, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। सो इसकी एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए? यहीं से देखें, चार्ज की यूनिट है 1 कूलम, एरिया की यूनिट 1 मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरियल चार्ज डेंसिटी शुड बी इक्वल टू 1 कूलम पर मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? सिमिलरली चार्ज अगर किसी वॉल्यूम के अलोंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, स्पेस में किसी वॉल्यूम के अलोंग ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो यहां पर कंसेप्ट आएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, विच इज डिनोटेड बाय रो। ये वही सिंबल है रो जिससे आप मास डेंसिटी को भी डिनोट करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को। सेम सिंबल अलग अलग फिजिक्स की ब्रांचेस में अलग अलग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि भैया जो सिंबल है वो तो लिमिटेड है ना। तो अलग अलग ब्रांचेस में, जैसे म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी डिनोट करता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को भी डिनोट करता है। तो अलग अलग ब्रांचेस में सेम सिंबल अलग अलग क्वांटिटीज को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। फिलहाल यहां पे रो हम यूज कर रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए। व्हाट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो इट शुड बी इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। एज ए रिजल्ट इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? चार्ज की यूनिट 1 कूलम, वॉल्यूम की यूनिट 1 मीटर क्यूब। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? 1 कूलम
per meter cube. So this is volume charge distribution and volume charge density. I hope ये क्लियर हो चुका होगा. बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है. मान लीजिए इनमें से किसी, जैसे मैं लाइन चार्ज के केस में एग्जांपल ले रहा था, अगर आपको इस वॉल्यूम चार्ज के केस में इस वॉल्यूम चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आपके पास अभी तक जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है? पॉइंट चार्जेस के लिए. तो आप इसको तोड़िए छोटे छोटे हिस्सों में और फिर हर एक चार्ज को आप पॉइंट चार्ज मान सकते हैं. जैसे मान लीजिए ये एक छोटा सा वॉल्यूम है dV, इसको मैंने छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट्स में तोड़ा. dV dV dV, बहुत सारे वॉल्यूम एलिमेंट्स है, बहुत सारे. और हर वॉल्यूम एलिमेंट पे जो चार्ज होगा dq, वो dq क्या होना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल टू रो इंटू dV, इजंट इट? बिकॉज रो क्या है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. रो कूलम पर मीटर क्यूब. अगर वॉल्यूम है dV मीटर क्यूब, तो टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? रो इंटू dV कूलम. गॉट इट? अब इसको अगर मैं पॉइंट चार्ज मानूं, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से, इस छोटे चार्ज एलिमेंट की वजह से अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है dE, तो हम फॉर्मूला यूज करके k/r², तो हम ये dE डिटरमिन कर सकते हैं. तो dE की वैल्यू क्या आनी चाहिए? k इंटू dq अपॉन r का स्क्वायर. और dq क्या है? दैट इज लैम्डा इंटू dV अपॉन r का स्क्वायर. तो ये तो हो गया सिर्फ इस एलिमेंट का फील्ड. अगर आपको टोटल फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? dE को इंटीग्रेट करना चाहिए कि नहीं हमें? जब dE को इंटीग्रेट करेंगे लिमिट्स आ जानी चाहिए 0 टू E, और जब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो इट शुड बी इंटीग्रल ऑफ k लैम्डा dV अपॉन r का स्क्वायर. हाँ, यहां वॉल्यूम वेरिएबल है, तो 0 से लेके टोटल वॉल्यूम V तक हम इसे इंटीग्रेट करेंगे. तो इस तरह से आप इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, मगर आप नहीं निकाल पाएंगे. निकाल सकते हैं लेकिन आप नहीं निकाल पाएंगे. क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज ये आएगा, यहां पर भी मल्टीपल वेरिएबल्स हैं. अगर आप देखें dV आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है. लेकिन क्या r भी वेरिएबल है कि नहीं? r क्या है? इस वॉल्यूम एलिमेंट का डिस्टेंस इस पॉइंट P से. ऐसे ऐसे बहुत सारे वॉल्यूम एलिमेंट्स हैं, तो हर एक वॉल्यूम एलिमेंट का डिस्टेंस इसका अलग होगा, इसका r अलग होगा, तो r भी वेरिएबल हो गया. तो दो वेरिएबल्स हैं. हाँ, फिर भी इंटीग्रेट किया जा सकता है. अगर r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v या v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r अगर आप लिख पाए, तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. एनीवे, फंडामेंटल्स आपको याद रहने चाहिए. लाइन चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इसके आगे मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूं एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे. सो फिलहाल आप ये नोट कर लीजिए. हाँ जी बेटा, तो अभी हमने डिस्कस किया यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अब मैं एक वैसा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिटरमिन की जाती है वो आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूं. सो वी आर गोइंग टू डिटरमिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग. अगर हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है जिसके ऊपर एक चार्ज यूनिफॉर्मली लॉन्च किया गया है, टोटल चार्ज Q एक रिंग के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, एक ऐसा सर्कुलर रिंग जिसका रेडियस कितना है? R. इसका रेडियस है R, और इसके ऊपर हमने यूनिफॉर्मली एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया Q. हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. नंबर 1, एट इट्स सेंटर, इसके सेंटर O पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी इस चार्ज रिंग की वजह से. एंड नंबर 2, हमें निकालनी है एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस. अब अगर मेरे पास एक चार्ज रिंग है, इस रिंग की वजह से इसके आसपास के एरिया में हर तरफ इसका फील्ड होना चाहिए, बट एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, इसके एक्सिस पे किसी एक पॉइंट P पे हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमिन करनी है. सबसे पहले हम चलते हैं इस पार्ट पे, एट अ पॉइंट एट इट्स सेंटर. सबसे पहले फंडामेंटल टूल्स, कुछ इंफॉर्मेशन जिसकी हमें जरूरत पड़ सकती है, जो हमें इस्तेमाल करनी है, उसको मैं डायग्राम में डिपिक्ट कर रहा हूं. कैसे डिपिक्ट कर रहा हूं? टोटल चार्ज Q है और कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है? एक लेंथ के अलॉन्ग, एक लाइन के अलॉन्ग यूनिफॉर्मली. तो यहां कंसेप्ट आएगा लाइन चार्ज डेंसिटी का. तो लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा से डिनोट की जाती है. व्हाट इज इट? इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ. टोटल चार्ज है Q, टोटल लेंथ कितनी होगी? सरकमफ्रेंस 2πr. तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई? Q अपॉन 2πr. राइट. अब इस रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए. कैसे 0? सवाल है कि कैसे.
तो देखिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अभी तक हमारे पास पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। हाँ, अबाउट डायरेक्शन, अगर ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इसका फील्ड इससे अवे डायरेक्टेड होगा, अगर ये नेगेटिव हुआ तो इसकी तरफ। एनीवे, कन्वेंशनली जब हम चार्ज बोलते हैं, सिंपली चार्ज वर्ड बोले तो आपको समझना पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है। जब तक नेगेटिव साइन मेंशन ना किया जाए तब तक आप कभी भी नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करेंगे। आप यही मान के चलेंगे अगर सिर्फ चार्ज कहा गया तो ये पॉजिटिव चार्ज ही है। तो चलिए, इस रिंग पे हमने चार्ज रखा, अब हम ढूंढते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर। क्योंकि फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए है तो हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस में तोड़ेंगे, मतलब छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स में तोड़ेंगे। मान लीजिए हर एक लेंथ एलिमेंट की लेंथ कितनी है, डीएल। मैं डायग्राम में सिर्फ 2 डीएल शो कर रहा हूं, 2 लेंथ एलिमेंट। पूरे रिंग को हमने छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स में स्प्लिट किया, पूरे रिंग को। हर एक लेंथ एलिमेंट पे जो चार्ज आ रहा होगा वो कितना होगा, डीक्यू। डीक्यू कितना होना चाहिए, लैम्डा इंटू डीएल। खैर यहां ना भी लिखते तो भी हम डिटरमिन कर सकते थे कि इसकी वैल्यू 0 होगी, बट चलिए, डीक्यू की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा इंटू डीएल। एक एलिमेंट का जो चार्ज है हम उसको अगर पॉइंट चार्ज माने, उसका फील्ड डिटरमिन करें, बाद में हम सारे लेंथ एलिमेंट्स के फील्ड को एडअप करेंगे या ऐसा कहें इंटीग्रेट करें तो हमें टोटल फील्ड मिल सकता है। फिलहाल मैंने साइमल्टेनियसली कंसीडर किया 2 लेंथ एलिमेंट्स। कैसे लेंथ एलिमेंट्स लिए मैंने, डायमीट्रिकली ऑपोजिट लेंथ एलिमेंट्स, एक यहां पे एक यहां पे। अब इस पे जो चार्ज है dq, इसका फील्ड कहां एक्ट करेगा, इससे अवे, तो पॉइंट O पे जो इसका फील्ड होगा वो इधर डायरेक्टेड होगा, dE। उसकी वैल्यू कितनी होगी, नो डाउट्स, dE की वैल्यू होगी k dq अपॉन r का स्क्वायर। हाँ, कैपिटल R लिखेंगे बिकॉज रेडियस को मैंने कैपिटल R से डिनोट किया है, तो k dq बाय r स्क्वायर। इस चार्ज का, इस dq का फील्ड, ये भी पॉइंट चार्ज माना जा सकता है क्योंकि छोटा चार्ज है, तो इसका फील्ड इससे अवे एक्ट करेगा। इस dE की वैल्यू भी सेम आनी चाहिए, k चार्ज है dq और डिस्टेंस है r का स्क्वायर। देखिए दोनों इक्विवेलेंट ऑपोजिट हैं कि नहीं, दोनों कैंसिल आउट करेंगे। तो वैसे जितने भी डायमेट्रिकली ऑपोजिट पेयर्स बनेंगे, एक पेयर यहां बनेगा, एक लेंथ एलिमेंट इधर होगा, एक इधर होगा, इसका फील्ड यहां डायरेक्टेड होगा, इसका फील्ड यहां डायरेक्टेड होगा। एक लेंथ एलिमेंट यहां पे है, एक यहां पे है, इसका फील्ड इधर डायरेक्टेड होगा, इसका फील्ड इधर डायरेक्टेड होगा और होंगे इक्वल। कोई लेंथ एलिमेंट अगर मैं यहां पे ले लूं, इसका फील्ड इधर डायरेक्टेड है और वैसे इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट लेंथ एलिमेंट का फील्ड यहां पे डायरेक्टेड है। तो जितने भी डायमेट्रिकली ऑपोजिट लेंथ एलिमेंट्स के पेयर्स बन रहे हैं, जितने भी डायमेट्रिकली ऑपोजिट लेंथ एलिमेंट्स के पेयर्स बन रहे हैं, हर पेयर का फील्ड आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। हर पेयर का नेट फील्ड कितना है, 0। इसके फील्ड ने इसके फील्ड को कैंसिल किया, इसके फील्ड ने इसके फील्ड को, तो एज ए रिजल्ट टोटल फील्ड E net at the center of such a ring, uniformly charged ring, must always be equal to 0. तो याद रखिएगा इस रिंग के सेंटर पे नेट फील्ड कितना होगा, 0। गॉट इट। चलिए अब अगले पार्ट पे चलते हैं। अगर हमें डिटरमिन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, तो सबसे पहली चीज वो पॉइंट कहां है, एक्सिस पे। एक्सिस तो आप सभी समझते हैं, मैंने डायग्राम में डिपिक्ट किया। बट एक्सिस पे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट जिसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है, x। तो इस पॉइंट का एड्रेस क्या है कि भाई इट इज लाइंग ऑन द एक्सिस, लेन नंबर एक्सिस। जैसे हाउस नंबर लेन नंबर होता ना, तो लेन नंबर एक्सिस हाउस नंबर x। व्हाट डज इट मीन कि सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट मिलेगा। गॉट इट। यहां पर भी वही काम हम करेंगे, हम साइमल्टेनियसली एक लेंथ एलिमेंट dl यहां पर लेंगे और एक लेंथ एलिमेंट यहां पर लेंगे, मतलब साइमल्टेनियसली हम 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट लेंथ एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे। दोनों लेंथ एलिमेंट पे चार्ज dq है, कितना है, जितना मैंने यहां डायग्राम में शो किया, dq इज ऑलवेज इक्वल टू लैम्डा इनटू dl। इस लेंथ एलिमेंट पे जो चार्ज है dq, इसका फील्ड इससे अवे एक्ट करेगा। तो जब मैं पॉइंट p पे आता हूं तो इसका फील्ड पॉइंट P पे इससे अवे एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में। मान लीजिए इसे मैं नाम दे देता हूं DE या DE1 DE2 भी आप यूज कर सकते हैं। सिमिलरली यहां पे एक दूसरा लेंथ एलिमेंट देखा हमने, इस पे भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका भी कुछ ना कुछ असर होगा, कुछ ना कुछ फील्ड होगा इस पॉइंट P पे।
वो इससे अवे एक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का फील्ड हमेशा इससे अवे एक्ट करता है। तो दोनों डायमीट्रिकली ऑपोजिट लेंथ एलिमेंट्स के फील्ड मैंने डायग्राम में शो कर दिए। इनको DE1 DE2 इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि कोई भी एक लेंथ एलिमेंट ले लोगे इस पूरे रिंग के ऊपर, उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से फिक्स्ड है, हर एक एलिमेंट पे चार्ज सेम है, तो DE की वैल्यू सेम होनी चाहिए। व्हाट शुड DE बी इक्वल टू? दैट शुड बी K इंटू DQ अपॉन R का स्क्वायर। आप चाहें तो DQ की वैल्यू लैम्डा इंटू DL भी पुट कर सकते हैं, फिर आपको लेंथ की टर्म्स में इंटीग्रेट करना है। अगर आप इसी फॉर्म में रखें तो आपको DQ की टर्म्स में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। DQ का इंटीग्रल क्या होगा? यहां पे चूंकि टोटल चार्ज Q है तो DQ का इंटीग्रल क्या आना चाहिए? Q। और अगर आप DL की टर्म्स में इंटीग्रेट करोगे तो DL का टोटल इंटीग्रल आना चाहिए टोटल लेंथ विच इज 2 पाई r सर्कमफ्रेंस। गॉट इट? चलिए अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मैंने यहां पे ये चीज डिपिक्ट कर दी है, दोनों फील्ड, सिर्फ दो डायमीटर के लिए ऑपोजिट एलिमेंट्स के फील्ड हमने यहां पे डायग्राम में शो किए। अब मान लीजिए ये जो एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन है ये वाई डायरेक्शन है। लेट अस से दिस इज एक्स, दिस डायरेक्शन इज वाई। तो दोनों DE को हम रिजॉल्व कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। इस DE का अगर ये एंगल, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल भी थीटा बनेगा, और ये एंगल भी थीटा बनेगा। तो इस DE को मैं दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूं। एक कंपोनेंट इसका यहां एक्ट करेगा DE cos थीटा, और इसी DE का एक कंपोनेंट यहां एक्ट करना चाहिए, वो कितना होगा? DE sin थीटा, इजंट इट? फिर वैसे ही इस DE को भी जब रिजॉल्व करूंगा, इसका एक कंपोनेंट यहां एक्ट करेगा, वो कितना होगा? DE cos थीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बन रहा है, और इसके परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मतलब y के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट कितना होना चाहिए? DE sin थीटा। तो फिर से देखिए, साइमल्टेनियसली मैंने दो लेंथ एलिमेंट कंसीडर किए, दोनों के फील्ड DE डायग्राम में शो किए, दोनों DE को रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट्स में। मतलब दो फील्ड थे, दो DE थे मेरे पास डायग्राम में, इनको मैंने चार कंपोनेंट में तोड़ दिया, चार फील्ड बना दिए। हर DE को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। हर DE के कंपोनेंट क्या आ रहा है? DE sin थीटा, DE cos थीटा। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो दोनों कंपोनेंट्स है DE sin थीटा, ये एक ही लाइन के लॉन्ग एक्ट कर रहे हैं, और इनके डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। तो किन्हीं दो डायमीट्रिकली ऑपोजिट लेंथ एलिमेंट्स की वजह से जो फील्ड आ रहा है इस पॉइंट P पे, उसको अगर हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो वो कंपोनेंट जो एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं वो हमेशा कैंसल आउट होंगे। वैसे आप बहुत सारे पेयर ले सकते हैं, एक पेयर यहां लिया, एक पेयर यहां लो, एक पेयर यहां लो, जितने डायमीट्रिकली ऑपोजिट लेंथ एलिमेंट्स के पेयर्स हैं उनके फील्ड के वो कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाएंगे जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू एक्सिस। जो अलोंग द एक्सिस एक्ट कर रहे हैं ये तो एडअप ही होंगे। DE cos थीटा एडअप होने चाहिए कि नहीं? तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं, अब मैं ये लिख नहीं रहा हूं, लिखा आप खुद सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया कि ये कंपोनेंट्स कैंसल आउट होंगे। देयरफॉर नेट EFI एट P, नेट EFI एट पॉइंट P क्या होना चाहिए? E, इसको मैं नाम दूंगा E एट द एक्सिस, that should be equal to integral of DE cos theta, isn't it? And what is DE? DE की वैल्यू ऑलरेडी हमने लिखी हुई है K इंटू DQ अपॉन R का स्क्वायर। हाँ, R को मैं गलती से स्मॉल r लिख चुका हूं, बट चूंकि मैंने R, यस आई एम सॉरी, दिस इज R, तो ठीक है, ये डिस्टेंस होना चाहिए R। व्हाट इज दिस? ये डिस्टेंस R, दोनों लेंथ एलिमेंट्स का डिस्टेंस, तो कैपिटल R नहीं स्मॉल r ही आना चाहिए, अपॉन R स्क्वायर इंटू cos थीटा। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जब इसको फाइनली हम आगे सॉल्व करें तो यही E एट द एक्सिस की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए? देखिए K कांस्टेंट है सभी लेंथ एलिमेंट्स के लिए, K की वैल्यू फिक्स्ड होगी। K तो यूनिवर्सल, सॉरी दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये तो फिक्स्ड होगा। उसके बाद आई बारी R की। देखो हर लेंथ एलिमेंट का डिस्टेंस इस पॉइंट P से सेम है, तो R का स्क्वायर भी कॉमन आ गया, इनटू cos थीटा, थीटा भी हर लेंथ एलिमेंट के लिए सेम होगा, cos थीटा भी बाहर आ गया। इंटीग्रल किसका होना चाहिए? DQ का। तो जब DQ को इंटीग्रेट करोगे लिमिट्स होनी चाहिए 0 से कैपिटल Q, तो इसका इंटीग्रल क्या आना चाहिए? Q। तो अल्टीमेटली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया KQ अपॉन
स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, इजंट इट? बट स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर तो अभी तक मैंने स्टार्टिंग में तो इंफॉर्मेशन दी नहीं थी, ये हर लेंथ एलिमेंट का डिस्टेंस है। अगर आप यहां पर इस राइट ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये जो आर है, इस आर की वैल्यू क्या है? स्मॉल आर। स्मॉल आर इज इक्वल टू रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इजंट इट? कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और साथ ही साथ अगर कॉस थीटा को देखोगे, कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा जो है वो स्मॉल एक्स अपॉन स्मॉल आर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स अपॉन रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, इजंट इट? तो यही दोनों वैल्यूज स्मॉल आर और कॉस थीटा की वैल्यूज अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास ई एक्सिस की वैल्यू आ जानी चाहिए के क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। इसका स्क्वायर स्मॉल आर क्या है? दैट इज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये रूट कैंसल आउट हो जाएगा इनटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या है? एक्स अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बस इनको मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आंसर आ चुका है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग शुड बी इक्वल टू के क्यू इंटू एक्स अपॉन, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर यहां 1, यहां 1/2, तो अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, होल टू द पावर 3/2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। गॉट इट? इसमें एक छोटी सी चीज ऐड कर देते हैं, बिल्कुल छोटी सी चीज। आई होप ये फॉर्मूला यहां तक क्लियर हो चुका होगा। टोटल चार्ज हमें पता है क्यू। हाँ, अगर आप इसको डीएल की टर्म्स में लिख के भी इंटीग्रेट करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू ये पुट करते, डीएल का इंटीग्रल फिर से 2πr आता, अल्टीमेटली ये वैल्यू फिर से आपके पास सेम आती। गॉट इट? इसमें एक स्पेशल चीज लास्ट में छोटी सी डिस्कस करूंगा। इफ यहां से हम ऊपर आ रहे हैं, इफ दिस x डिस्टेंस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द रिंग, कि रिंग तो बहुत छोटा सा है और ये डिस्टेंस x बहुत लार्ज है, तो जब x r के मुकाबले में बहुत लार्ज है, r बहुत छोटा है, तो r का स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा x के स्क्वायर से, इजंट इट? तो r के स्क्वायर को हम यहां से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे r के स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट करोगे देन e एट द एक्सिस शुड बी इक्वल टू, जरा देखते हैं, अगर आप r को नेग्लेक्ट करें यहां पे तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो वो क्या बनेगा? x का क्यूब। न्यूमरेटर में क्या है? x अपॉन x का क्यूब, तो क्या बचेगा? जस्ट x का स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर। तो ई एक्सिस की वैल्यू क्या हो जाएगी? के क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर, के क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर। कब? जब ये डिस्टेंस बहुत लार्ज है, ये रेडियस ऑफ द रिंग स्मॉल है और आप बहुत दूर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमिन कर रहे हैं। अगर ये डिस्टेंस x लार्ज है तो फॉर्मूला क्या आ रहा है? के क्यू बाय एक्स का स्क्वायर, के क्यू बाय एक्स का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ऐसा फॉर्मूला आपने पहले कहां पढ़ा है? पॉइंट चार्ज के केस में यही फॉर्मूला था, के क्यू बाय आर स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज। अब सोर्स चार्ज क्या है? रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अब इस रिंग के एक्सिस पे आप जा रहे हैं, कितनी दूर जा रहे हैं? एक्स, तो फॉर्मूला क्या है? के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। मतलब लार्ज डिस्टेंसेस के लिए ये रिंग, चार्ज रिंग किस तरह से बिहेव कर रहा है कि मान लो ये चार्ज रिंग पे ना होके ये पॉइंट चार्ज बन के सेंटर पे बैठा है। अगर यहां पे रिंग की जगह ये पूरा चार्ज क्यू पॉइंट चार्ज की फॉर्म में सेंटर पे होता तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए थी? के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। अब की बार भी यही फॉर्मूला आ रहा है आपके पास। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। सो आप नोट कर सकते हैं इसको। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।